हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग अपने मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है JNU एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2020। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी JNU फिलहाल में एग्जाम ले भी रहा है और कुछ एग्जाम्स ले भी लिए हैं। ठीक है, तो उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है JNU MA हिस्ट्री एग्जाम पेपर 2020। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं, यदि आप लोग पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि हम लोगों का जो टीम है कैरियर वन टीम, ठीक है, इसके द्वारा जितने भी ऑनलाइन एग्जाम लिए जाते हैं और जिसका आंसर की उस एग्जाम का जो मतलब एग्जाम लेने वाली जो संस्था होती है उसके द्वारा जो 10 दिन या 15 दिन के गैपिंग के बाद आंसर की प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारे टीम का यहाँ पे उद्देश्य रहता है कि वही आंसर की बिल्कुल जेन्युइन आंसर की बिल्कुल एग्जाम के 1-2 दिन के ही अंदर ही उपलब्ध करा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ मतलब इससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम भी देते रहते हैं, तो उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर मेरा मतलब सिलेक्शन उस एंट्रेंस एग्जाम में होगा कि नहीं होगा। इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों ने BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU तीनों का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो उसमें BHU का बहुत लोगों का काउंसलिंग लेटर भी आ गया होगा, DU का आंसर की भी आ चुका है, मगर यहाँ पे JNU ने अभी एग्जाम लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनता है कि यदि मान लीजिए कि मेरा BHU में सिलेक्शन हो रहा है तो मैं उसे छोड़ू कि नहीं छोड़ू। क्योंकि BHU से हम सभी जानते हैं कि JNU जो यूनिवर्सिटी है तो वह बेहद महत्वपूर्ण है, यानी उससे अच्छी है। तो यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि हो सकता है कि कहीं मेरा JNU में मतलब रैंक आ जाए, हमारा सिलेक्शन उसमें होने वाला हो और मैं यहाँ पे BHU में एडमिशन अपना ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इस स्थिति में बच्चों के पास एक डिप्रेशन सा आ जाता है। तो उसको दूर करने का हमारी टीम हमेशा से प्रयास करती रही है और यहाँ भी प्रयास कर रही है कि ये सारे कंफ्यूजन ना बने, बच्चे अपने आप को पूरी तरह से आंक ले कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और उसके आधार पे किसी भी प्रकार का डिसीजन ले। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि अभी तक यानी 2 दिन हुआ। ठीक है, यानी परसों एग्जाम हुआ है JNU MA हिस्ट्री पेपर का, और उसका अभी कहीं भी आंसर की आप लोगों को नहीं मिलेगा और किसी भी साइट्स पर इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध नहीं मिलेंगे। और यह हमारी करियर वन टीम की बहुत बड़ी पहल है कि सभी एग्जाम सेंटर पर जाकर के और बच्चों से पूछताछ करके वे सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन थे उनको एकत्रित किया। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पे ज्यादा समय गंवाए बिना ही जानते हैं कि आखिर अब की बार 2020 के एंट्रेंस एग्जाम्स में हिस्ट्री को लेकर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे। ठीक है, इस पर हम सभी चर्चा करते हैं। ओके, तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वह है JNU एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2020 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे हम लोगों का जो मेन क्वेश्चन पेपर है वह क्या है, MA हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे कैरियर वन टीम द्वारा जो भी क्वेश्चन एकत्रित किए गए हैं तो उसमें हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, मगर जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे वह क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न पे चर्चा कर लेते हैं। अब की बार जो JNU द्वारा एंट्रेंस लिया गया है हिस्ट्री के लिए उसमें टोटल 80 क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 वाला सेक्शन था इसमें मुख्य रूप से लैंग्वेज पेपर को बेस बनाया गया था और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। और पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन थे। ये जो पार्ट 1 था इसमें मेन रूप से इंग्लिश के क्वेश्चन थे, यानी पैसेज दिया हुआ था और उससे संबंधित
क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका आंसर हम लोगों को चूज करना था। और जो पार्ट 2 था इसमें हम लोग का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, यदि हम लोग एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री को ही मेन सब्जेक्ट लेकर के और उससे क्वेश्चन दिए गए थे, जिससे टोटल 60 क्वेश्चन दिए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह जो पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन था, जो इंग्लिश पेपर था वह प्रत्येक 2 मार्क्स का था। ठीक है, कितने मार्क्स का था? तो 2 मार्क्स तक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के थे। और जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था पार्ट 2 में, वह प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के थे। यानी दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 वाला जो हमारा पेपर था वह टोटल 40 मार्क्स का था, और जो पार्ट 2 वाला पेपर था हम लोग का वह कितने मार्क्स का था? तो 60 मार्क्स। यानी टोटल जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वह कितना नंबर आ रहा है? 100 नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी टोटल 100 नंबर का अब की बार एग्जाम हुआ एमए हिस्ट्री पेपर के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि आखिर वे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहले नंबर बात कि क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और उसका जो रियल आंसर होगा ऑप्शन के साथ में उसका रियल आंसर भी बोलूंगा। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके, क्योंकि दोस्तों वहां पे जो बच्चे जिनसे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है, वे पैसेज को याद नहीं कर पाए थे, क्योंकि पैसेज बहुत लंबा लंबा पूछा था अब के बार के एग्जाम में, तो बच्चे उतने पैसेज को याद नहीं कर पाए थे। तो सिर्फ हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है पार्ट 2, इसी का मैं टोटल क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा और उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यदि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन चाहिए तो हमारा जो गूगल साइट है careervant.com, उस पे जाइए। ठीक है, और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन होगा उसको क्लिक करिए, और उसमें जो अदर्स एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर होगा उस पे जब आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोगों को जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम्स के जो पेपर है वे आप लोगों को दिखाई देंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लोग टोटल क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को टोटल क्वेश्चंस और आंसर करा दे रहा हूं। ओके दोस्तों, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वह है जो कि जेएनयू एमए हिस्ट्री एग्जाम्स पेपर 2020 में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें का, निम्नलिखित में से कौन एक महाविहार नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक महाविहार नहीं है? पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है राजगीर, तीसरा है वैशाली और चौथा है बल्लभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वो हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज में आए हुए थे। ठीक है, उसमें हिंदी लैंग्वेज चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं था, टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन एक महाविहार नहीं है, जिसमें से पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है राजगीर, तीसरा है वैशाली और चौथा है बल्लभी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो इसमें चौथा ऑप्शन है बल्लभी, यह एक महाविहार नहीं था, अर्थात यह बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाला स्थान नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बल्लभी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ठीक है, वेदांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, उपांग एवं महावस्तु। दूसरा ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि आप लोग इसे नोट करना चाहे तो आप लोग यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही स्लो बोलूंगा। ठीक है, अगला है ऑप्शन कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, पुराण और उपनिषद। उसके बाद अगला ऑप्शन है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, यानी एक ही में 6 दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद डी नंबर है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वेदांग के विषय में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर का, कि बंगाल स्कूल किसके लिए प्रचलित है? क्या है दोस्तों? बंगाल स्कूल किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है पेंटिंग कला के विकास के लिए, दूसरा है शिक्षा के लिए, तीसरा है शासन प्रशासन के लिए और चौथा है भारत के प्रथम संस्कृत विद्यालय के लिए। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है पेंटिंग कला के विकास के लिए, क्योंकि दोस्तों जो बंगाल स्कूल की स्थापना हुई थी उसी समय से, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों इसका कोई रियल डेट निकल करके सामने नहीं आता है, क्योंकि जो बंगाल स्कूल था वह बहुत पहले से चला आ रहा था, ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने एक बंगाल स्कूल के नाम से, मतलब एक के आधुनिक नाम दिया, परंतु वह स्कूल बहुत ही प्राचीन काल से ही चलते आ रहा था, ठीक है। और वहां पे जो पेंटिंग कला का विकास था वह भी बहुत ही मतलब पुराना था, वह बहुत पहले से ही चला आ रहा था, और वह बहुत ही लुभावने पेंटिंग हुआ करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है वहां के। तो यहाँ राइट आंसर कौन हो जाएगा, बंगाल स्कूल पेंटिंग कला के विकास के लिए फेमस है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य मंदिर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य मंदिर स्थित नहीं है। इसका ऑप्शन है, पहला है कोणार्क, दूसरा है राजगीर, तीसरा है रनकपुर और चौथा है ओंगारी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है राजगीर, यह सूर्य मंदिर के लिए फेमस नहीं है, यह बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तोल्कापियम क्या है, ठीक है। अगला जो जेएनयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था वह है तोल्कापियम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन है तमिल व्याकरण, दूसरा है तेलुगु व्याकरण, तीसरा है बौद्ध ग्रंथ और चौथा है जैन ग्रंथ। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर जो होगा वह होगा तमिल व्याकरण, क्योंकि जो तोल्कापियम नामक ग्रंथ था वह व्याकरण से संबद्ध था, और किस लैंग्वेज में, तो तमिल, यानी यह तमिल व्याकरण था। दोस्तों मैं यहाँ पे बार बार रिपीट करता रहूंगा कि यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा करियर वांट का जो गूगल साइट है उस पर विजिट करिए, और वहां जाकर के आप लोग प्रीवियस एग्जाम्स पेपर में जाकर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, नायकट्टम क्या होता था। नायकट्टम क्या होता था। इसमें पहला ऑप्शन है विजयनगर के राजा का मंत्री, दूसरा है 500 घोड़ा रखने वाला जमींदार, और तीसरा है विजयनगर राजा का लैंड होल्डर यानी जमींदार, और चौथा है सेनापति। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा विजयनगर राजा का लैंड होल्डर, ठीक है। क्या होगा, विजयनगर राजा का लैंड होल्डर। ओके चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद जो इस एग्जाम में पूछा गया अगला क्वेश्चन था 7वां नंबर, वह है भारत में पुर्तगालियों का आगमन किसकी यात्रा विवरण के आधार पर हुआ था। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यह भी बहुत ही फेमस है, जो कि भौगोलिक खोज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार साबित हुआ था। वह क्या है, मार्को पोलो का यात्रा विवरण। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मार्को पोलो, दूसरा दिया गया है नूनिज, तीसरा है बारबोसा और चौथा है हुआनसांग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, मार्को पोलो। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की प्रथम मांग कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा क्वेश्चन, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है, वह भारतीयों के द्वारा सर्वप्रथम उसकी मांग कब की गई थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन था 1908, 1916, 1920 और 1929। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, 1908 ईस्वी। ठीक है, क्योंकि 1908 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की मांग की गई थी। हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उस मंत्रिमंडल में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार के गठन के समय जो मंत्रिमंडल का स्थापना किया गया था, उस मंत्रिमंडल में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कौन नियुक्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है, आप लोग चूज करिए। पहला है गांधी जी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है राजगोपालाचारी और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार वाले मंत्रिमंडल का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, यह क्वेश्चन जो है वह मिलान करने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह जो है वह मिलान करने वाला है। इसमें 4
अखबार के नाम दिए गए हैं, ठीक है। पहला है इंडियन मिरर, ठीक है दोस्तों, क्या है, इंडियन मिरर। दूसरा है ट्रिब्यून, ठीक है दोस्तों। चौथा है तीसरा है यंग इंडिया। और चौथा यहाँ पे है इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 अखबार के नाम दिए गए थे, ठीक है, A, B, C और D। और यहाँ 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए थे, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए थे इसके सामने में, ठीक है। वह 4 नाम कौन कौन से उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू। और अगला है सरदार दयाल सिंह, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसको मिलान करने के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए जो दोस्तों, जो यहाँ इंडियन मिरर है, यह देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, और जो ट्रिब्यून है वह सरदार दयाल सिंह से संबंधित है, और यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है, और इंडिपेंडेंट इंडिया मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग देखते चलिएगा। आप लोगों को तो जरूर ध्यान में होगा कि हमने आंसर क्या चूज किया है। बस दोस्तों, यहाँ आप लोग क्वेश्चंस के अभाव में ये जांच करने में आप लोग चूक जाते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आएगा JNU यूनिवर्सिटी में, या मेरा सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या नहीं। तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर करते चलिए, क्योंकि यहाँ आपको जो मतलब यहाँ पे आपकी समस्याएं थी, अब उसका समाधान कैरियर पॉइंट टीम के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ आप लोग के साथ किसी भी प्रकार का मजाक नहीं किया जा रहा है। यह बिल्कुल ही जेन्युइन क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों। यह बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारे टीम के सदस्यों के द्वारा विभिन्न एग्जाम सेंटर्स पर जा करके और वहां से एकत्रित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और टोटल के टोटल क्वेश्चन को इस बार एकत्रित कर लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल है, और यदि आपका आंसर की आता है तो आप लोग इसको मिलान भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है। तो चलिए, कोई डाउट नहीं हो, इसके लिए मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिणी की रचना है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा मैंने, निम्नलिखित में से कौन पारिणी की रचना है, ठीक है। जो पारिणी एक विद्वान हुआ करते थे, उनकी रचना कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, महाभाष्य, निरुक्त, अष्टाध्यायी, महाभाष्य एवं निरुक्त, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा अष्टाध्यायी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पारिणीकृत अष्टाध्यायी पे ही पतंजलि द्वारा महाभाष्य की रचना किया गया था। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1937 से 1939 ईस्वी के समय काल से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि कांग्रेस के अधिकांश सदस्य मंत्री बन गए थे। दूसरा है बहिष्कार आंदोलन चल रहा था इस समय में। तीसरा है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वह है कांग्रेस के अधिकांश सदस्य मंत्री बन गए थे, क्योंकि दोस्तों जो 1937 ईस्वी का प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के द्वारा सरकार का गठन किया गया था, और कांग्रेस के अधिकांश ऐसे सदस्य थे जो कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त कर दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे देखते चलिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्दश विद्या पद्धति का क्रम क्या है। यानी चतुर्दश विद्या जो प्रचलित थी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में, उसका क्रम क्या है। तो उसमें है कि पहले वेद का अध्ययन, दूसरा वेदांग का अध्ययन, तीसरा उपांग का अध्ययन और चौथा उपनिषद का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है वेद, वेदांग एवं उपनिषद का अध्ययन, तीसरा है वेद, उपांग और वेदांग, और चौथा है वेद, वेदांग और उपांग। तो दोस्तों इसमें जो सही सबसे क्रम है चतुर्दश विद्या पद्धति का, वह है वेद, वेदांग एवं उपनिषद। यानी सबसे पहले वेद का अध्ययन किया जाता था, उसके बाद वेद वही जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, और वेदांग उसके बाद था, यानी शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। और उसके अगला जो क्रम था वह था उपनिषद का,
ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के संदर्भ में सही है। ठीक है, इसमें पहला कथन दिया गया है, इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, इन्हें मुगलों के साथ संघर्ष करने पड़े, यह भी सही है। और इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 तथा 2 दोनों सही है। बी ऑप्शन दिया है कि केवल 1 सही है। अगला ऑप्शन है कि केवल 2 सही है। और अगला है कि न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह है, 20वीं शताब्दी में कौन से हेल्थ थ्रेट की समस्या भारत को जूझना पड़ा। यानी 20वीं शताब्दी में कौन से हेल्थ थ्रेट की समस्या से भारत को जूझना पड़ा। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार के JNU हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है HIV, ठीक है, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है हैजा और चौथा है डेंगू। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हैजा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे आप लोग बढ़ते चलिए और मैं आप लोगों को एक जानकारी देता चलूं कि यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे गूगल साइट careervant.com पे जाकर के और जो प्रीवियस एग्जाम्स पेपर का ऑप्शन होगा उसको क्लिक करके आगे बढ़िएगा और उसमें जो अदर एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर होगा उसको क्लिक करके और आप इसका PDF पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म एंड मटेरियल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है ब्रॉडले और चौथा है रूसो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ब्रॉडल। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडल के ही द्वारा कैपिटलिज्म एंड मटेरियल लाइफ की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग इस कंफ्यूजन में नहीं रहे कि यह आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का मजाक किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग बहुत ही गौर से समझने का प्रयास करिए और आप लोग ये मतलब इस पैरामीटर की माप करिए कि आप लोग का सिलेक्शन JNU में हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल में परसों एग्जाम लिया है JNU ने, ठीक है, हिस्ट्री पेपर का। तो दोस्तों अभी सारे बहुत जितने भी बच्चे हैं उनमें कंफ्यूजन बना हुआ है कि इसका आंसर कि कब आएगा और यदि आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो आप लोग इसकी जांच अभी ही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे आगे कैरियर वांट चैनल के द्वारा, कैरियर वांट टीम के द्वारा आप लोग की इस समस्या का निदान करने से संबंधित कदम उठाया जा रहा है। अगला इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन DD कोसाम्बी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन DD कोसाम्बी की रचना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया और दूसरा ऑप्शन है द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है इंडियन पॉलिटिक्स और चौथा ऑप्शन है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने DD कोसाम्बी से संबंधित तथ्यों को देखा होगा तो आप लोग पाए होंगे कि द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया जो बुक है वह DD कोसाम्बी द्वारा ही लिखित पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यह भी मिलान करने से संबंधित है। तो जितने भी क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित है उसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता चलूंगा, आप लोगों से मिलाते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यह जो मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन है इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, A, B, C, D। पहला में दिया था कूका आंदोलन। ठीक है दोस्तों, कूका आंदोलन। दूसरा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून, सर्वोच्च न्यायालय कानून। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह और चौथा है दक्कन दंगा, दक्कन दंगा। ठीक है दोस्तों, यह दक्कन दंगा वाला जो इसमें ऑप्शन है यह BPSC में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे गौर से देखिएगा। 1, 2, 3 और 4 इधर इससे संबंधित सन दिए गए हैं, जैसे 1861 है, 1872 है, 1875 है एंड 1799। ठीक है दोस्तों, और हमें यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा आंदोलन या कौन सा कानून किस सन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो कूका आंदोलन है वह 1872 ईस्वी में पंजाब में हुआ था और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून
1861 ईस्वी में पारित हुआ था, और मुंडा विद्रोह 1799 में, जबकि दक्कन दंगा 1875 ईस्वी में संपन्न हुआ। दोस्तों यह बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। यदि आप लोग थोड़े से भी इससे संबंधित तथ्यों को देखा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर चूज किए होंगे, और यदि नहीं चूज किए होंगे तो यह आपके लिए बेहद दुखद घटना है, क्योंकि दोस्तों देख ही रहे होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी सी भी जान नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इतने क्वेश्चन को देख लिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये सारे क्वेश्चन मनगढ़ंत है, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, यदि आप लोग का आंसर किया आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर का मिलान कर लीजिएगा, बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ओरिजिनल है यहाँ पे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के क्या प्रावधान थे। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, दूसरा है अंग्रेज अधिकारियों का वेतन पुनः लंदन से आने लगा, और तीसरा है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, और चौथा है इसके द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार योजना आया था, ठीक है, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के भी नाम से जाना जाता है, उसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि अब भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसका अंत 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि लगभग आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चूज किए होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि एरिवीरा, ठीक है, एरिवीरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम है, एरिवीरा पत्तनम, एरिवीरा पत्तनम की क्या विशेषता है? एरिवीरा पत्तनम की क्या विशेषता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एरिवीरा पत्तनम किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है व्यापारिक बंदरगाह था, दूसरा है युद्ध स्थल, तीसरा है राजनीतिक संस्था, और चौथा है सामाजिक संस्कृति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? यह एक व्यापारिक बंदरगाह था। कौन? एरिवीरा पत्तनम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और इसे जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टोटल हम लोगों को 7 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित में सही कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला हमारा कथन है, मिनांडर की राजधानी साकल थी। साकल वही जिसे आजकल में यानी आधुनिक युग में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। पहला है मिनांडर की राजधानी साकल थी, और दूसरा है मिलिंद पन्हों में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु के मध्य संपन्न संवाद का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यदि आप लोगों ने थोड़ी सी भी इस बात पर ध्यान दिया होगा तो आप लोग पाए होंगे कि यह दोनों कथन सही है, क्योंकि मिनांडर, ठीक है, मिनांडर जो विदेशी आक्रमणकारी था, जब उसने भारत पर आक्रमण करके और यहाँ पे अपनी सत्ता की स्थापना किया तो उसने सियालकोट या साकल को अपनी राजधानी बनाया, और मिलिंद पन्हो, ठीक है, जो ग्रंथ है उसमें मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु के ही, ठीक है, नागसेन जो बौद्ध भिक्षु हुआ करता था उनके बीच ही जो संवाद हुआ था उन्हीं का वर्णन है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 तथा 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुद्रास्फीति, भारत का विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष प्रवेश, भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि, एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत ने हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं मगर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, और भाग लेने का नतीजा यह हुआ कि यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां जो थी वे प्रभावित हुई, और यहाँ से अंग्रेजों ने लगातार धन निकासी को शुरू रखा, उसको जारी रखा, जिसके कारण हमारे भारत में पैसों की सख्त कमी हो गई, जिसके कारण हमारे भारत में मुद्रास्फीति जैसी स्थिति, भयावह स्थिति को देखने को मिली। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मुद्रास्फीति। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 1500 से 1000 बीसी के बीच, यानी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, ठीक है, ऐतिहासिक तिथियों की जानकारी का स्रोत क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स मुलर की रचना
बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विभिन्न सांस्कृतिक ग्रंथ। तो दोस्तों यहाँ पे सभी आप जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के संस्कृत ग्रंथ आजकल हम लोग को मिले हुए हैं, ठीक है, जो कि प्राचीन काल के हुआ करते थे, उन्हीं के अध्ययन के द्वारा हम लोग प्राचीन कालखंडों का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विभिन्न संस्कृत ग्रंथों के आधार पे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कलहर कौन थे? कलहर वही जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना किया, ठीक है, जो कि हमारे भारत का प्रथम ऐतिहासिक परमारिक पुस्तक माना जाता है। इसमें 5 ऑप्शन थे कि कलहर कौन थे। पहला ऑप्शन है कश्मीर के राजा के मंत्री, दूसरा है सेनापति, तीसरा है कश्मीर के प्रसिद्ध कवि और चौथा है व्यापारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन हो जाएगा? कश्मीर के प्रसिद्ध कवि। ठीक है, क्योंकि जो कलहर थे वह कश्मीर के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, जिन्होंने ही भारत के जो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी, उसके रचना किया है। और राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम लोग का इसमें अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। देखिए दोस्तों, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे जेएनयू हिस्ट्री जो एमए का पेपर था 2020 का, उसमें। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी पेपर थे उनके जो क्वेश्चन है वे बहुत ही इजी नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पे जो इसका लैंग्वेज था वही मात्र इंग्लिश था। तो जब बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, या जिस हिंदी मीडियम वाले बच्चे के थोड़ी सी भी इंग्लिश मजबूत होगी या उसको इंग्लिश की जानकारी होगी, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस बार वे बच्चे फेल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन बेहद ही आसान पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिए जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक और चौथा है नीति सार। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन तीनों को ही त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और यह महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें ऑप्शन है एबीडी, ठीक है, ऑप्शन ए में एबीडी, बी में है बीसीडी, सी में है एबीसी एंड डी में है एबीसीडी। यानी पे यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी, यानी ऑप्शन सी ए बी सी सही होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह मिलान करने से संबंधित पूछा था। इस क्वेश्चन में दोस्तों किया क्या था कि एक साइड भारत के जो राज्य थे, ठीक है, जो भारत के मध्यकालीन राज्य थे उनको अंकित किया हुआ है, और दूसरी तरफ उनकी जो राजधानियां थी उनको अंकित किया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखिए दोस्तों फिर से वही सा क्रम होगा, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए में है होयसल, ठीक है, यह होयसल में राज्य का नाम लिख दे रहा हूं पहले, होयसल। दूसरा है चालुक्य, ठीक है दोस्तों, और तीसरा है काकतीय, और चौथा है राष्ट्रकूट। क्या है दोस्तों? राष्ट्रकूट। दोस्तों यदि आप लोगों ने इस एग्जाम को अटेंड किया होगा तो आप लोगों को बेहद खुशी हो रही होगी इस बात को जान करके कि मात्र 2 दिनों के ही अंदर इसका आंसर की आप लोगों को मिल गया। क्योंकि दोस्तों ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, द्वार समुद्र दूसरा दिया हुआ है, और अगला है इसमें तीसरे नंबर पे काकतीय, और सॉरी मान्यखेट, ठीक है, मान्यखेट, और चौथा है बेंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो होयसल था इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी, और जो काकतीय थे उनकी राजधानी वारंगल थी, चालुक्य की बेंगी थी, और राष्ट्रकूट का मान्यखेट था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इसे नोट करते चलिएगा, और यदि आप लोगों को मेरी बातों को नोट करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही होगी तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों से फिर रिपीट कर देना चाहूँगा कि हमारा जो गूगल साइट है careervant.com, उसको विजिट करिए, और उसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर का ऑप्शन होगा उसको क्लिक करिए। वहाँ पे आप लोगों को इसका सारा PDF मौजूद मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उसे विजिट करते रहिए, तब तक मैं आगे के क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे व्यापार के समय
गंगा नदी पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन में दिया है पटना, बनारस, इलाहाबाद, दूसरा में दिया है पटना, बनारस, थलनेर, तीसरा दिया है दोनों, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पटना, बनारस एवं इलाहाबाद जो था वह गंगा नदी पर स्थित प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, प्रमुख बंदरगाह हुआ था। किस समय? जब अंग्रेजों के द्वारा यानी यूरोपीय विदेशियों के द्वारा भारत में आंतरिक व्यापार का संचालन किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि चोल नौसेना ने, यानी पहले दिया है कि चोल नौसेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है चोल नौसेना ने मलक्का पर अधिकार कर लिया, चोल नौसेना ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। और दूसरा जो है वह है राजेंद्र चोल ने बंगाल पे अधिकार कर लिया। क्या है दूसरा ऑप्शन? राजेंद्र चोल ने बंगाल पे अधिकार कर लिया। दोस्तों यह बिल्कुल सही घटना है, यहाँ पे दोनों सही है। हालांकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 तथा 2 दोनों सही है, दूसरा दिया गया है कि केवल 1 सही है, तीसरा दिया गया है केवल 2 सही है, और चौथा दिया गया है न तो 1 और न ही 2 सही है। परंतु दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन होगा? 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं के संदर्भ में सही क्रम क्या होगा? निम्नलिखित घटनाओं के संदर्भ में सही क्रम कौन सा होगा? इसमें से पहला दिया गया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा दिया गया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा दिया गया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और चौथा दिया गया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो दोस्तों इसमें जो इनका क्रम है वह हो जाएगा 3, 2, 1, 4। यानी पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, कब? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो काल था वह 1749 से लेकर के 1755 ईस्वी के बीच का काल था। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी के बीच। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध फिर कब हुआ था? ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो बता दिया हूँ। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था दोस्तों वह 1802 ईस्वी से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वह 1845 ईस्वी के आसपास लड़ी गई थी। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा यानी घटनाओं का जो सही क्रम होगा वह हो जाएगा 3, 2, 1, 4। यानी सबसे पहले द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तब हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और उसके बाद हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और उसके उपरांत हो जाएगा कौन? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग का यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शाहिद अमीन द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? पहला दिया है टुवार्ड्स इंडिया, दूसरा दिया गया है कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, और तीसरा दिया गया है आफ्टर गांधी, और चौथा दिया गया है बिफोर नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे जो शाहिद अमीन है, ठीक है, इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है अयावोल 500 एंड अंजुवनम क्या है? यानी अयावोल 500 एवं अंजुवनम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तमिल जमींदारी व्यवस्था, दूसरा है यूनानी सैन्य व्यवस्था, तीसरा है ईरानी प्रशासनिक व्यवस्था, और चौथा है सैंधव आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा तमिल जमींदारी व्यवस्था। क्या होगा दोस्तों? तमिल जमींदारी व्यवस्था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है सातवाहनों के संदर्भ में क्या सही है? सातवाहनों के संदर्भ में क्या सही है? पहला है इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया, और दूसरा है इनका शासन महाराष्ट्र के क्षेत्र पर था। दोस्तों यहाँ बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। हालांकि हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन कहता है 1 तथा 2 दोनों सही है, दूसरा कहता है केवल 1 सही है, और तीसरा कहता है केवल 2 सही है, और चौथा कहता है न तो 1 और न ही 2 सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 तथा 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि इस बार JNU MA हिस्ट्री एग्जाम्स पेपर में पूछे गए थे। वह है एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया? क्या बोला मैंने? एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो दोस्तों जो एकता प्रणाली थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया, क्योंकि जो उस समय एकता प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे जागीर दिए जा रहे थे, वहाँ के जागीरदारों को उससे छुटकारा मिल सके और जनता द्वारा डायरेक्ट कर वसूली के संदर्भ में संबंध स्थापित कर दिया जाए,
तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ऐसा किसका सोच था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। यही कारण था कि उसने जमींदारों को जो जागीर दिया जाता था उसको देना, उसको वितरित करना बंद कर दिया और उसके जगह पे उन्हीं अधिकारियों को वेतन यानी जो नगद वेतन होता था उसको प्रोवाइड कराने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रियल आंसर होगा वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगले ऑप्शन को देखते हैं, ब्राह्म क्षत्रिय किससे कहा जाता है? ब्राह्म क्षत्रिय किसे कहा जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ब्राह्मण नवयुवक को, दूसरा क्षत्रिय वृद्ध को, और तीसरा है कायस्थ को, और चौथा है वैश्य को। तो दोस्तों जो कायस्थ जाति के लोग होते हैं उन्हीं को ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह विचारों में तो ब्रह्म के तुल्य यानी ब्राह्मण के समतुल्य होते हैं, परंतु इनकी भुजा बहुलता जो है उसके आधार पर इन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ठीक है, इस प्रकार से जो कायस्थ है वह ब्रह्म क्षत्रिय कहलाते हैं। हमारा दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रानी गाजिनेल्यू का संबंध किस राज्य से है एवं उन्होंने किस राज्य में आंदोलन चला रहे थे, यानी किस राज्य में आंदोलन चलाया? तो दोस्तों यहाँ पे नागालैंड इसका मेन आंसर होता, ठीक है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में नागालैंड बच्चों ने बता रहा था कि दिया ही नहीं था। तो इसमें पहला जो ऑप्शन था वह था मणिपुर, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है बंगाल और चौथा है सिक्किम। तो दोस्तों जो मणिपुर का इलाका हुआ करता था जो कि नागालैंड से जस्ट दक्षिण में पड़ता है, ठीक है, उसे मणिपुर राज्य में ही रानी गाजिनेल्यू द्वारा आंदोलन चलाई जा रही थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला एक क्वेश्चन आता है, मोहम्मद तुगलक के समय के घटनाओं पर प्रकाश डालें। इसके संबंध की पहली घटना दी हुई है, इसने अंगूर की खेती को प्रोत्साहन दिया, सही बात है। दूसरा है अधिक अंगूर उत्पादन के कारण शराब एवं अन्य अंगूर उत्पादक वस्तुओं की कीमत घट गई। दोस्तों यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ही सत्ता संभालने के बाद अंगूर की खेती को करवाना शुरू करते हैं और इसका जो जनरेशन है कहाँ पे ले जाता है? दक्कन में भी ले जाता है। और होता क्या है, ये बड़ी मात्रा में अंगूर की खेती होने लगती है, कहाँ? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है कि यही जो अंगूर था धीरे धीरे वहाँ पे सस्ता होने लगा, क्योंकि उसकी उपलब्धता बढ़ती गई और इस आधार पे ही जो शराब होते थे अंगूर से बनाए जाते थे और जो अन्य प्रकार के अंगूर उत्पादक पदार्थ होते थे उन सभी की जो मतलब प्राइसेस थी उसमें कमी आ गई। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफाओं के विषय में क्या सही है, यानी उदयगिरी एवं खंडगिरी ग्रुप के विषय में क्या सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा जैन गुफा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध गुफा, जैन गुफा दोनों एवं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन होगा? जैन